दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से अपनी तैयारियां कर रही हैं। गठबंधन में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की जो घोषणा हुई है उसमें प्रदीप जैन आदित्य को मौका मिला है और वो गठबंधन का चेहरा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह जी हैं। क्या तैयारियां हैं, और चूंकि कार्यालय की जो बात हो रही थी तो वो संयुक्त कार्यालय सपा का जो कार्यालय वहीं पर अब खुलता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार की बात हमारे सामने है, आइए क्या तैयारियां चल रही हैं, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, कैसे सामंजस्य बैठाया जा रहा है, और आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने जगह दी और आज इस जगह देने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत समाजवादी पार्टी जनपद ललितपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। किस प्रकार से संगठन खड़ा किया है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? समाजवादी पार्टी जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, मुझे 1 साल हो गया है, जब से लगातार आप देख रहे हो जनपद में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, चाहे सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे युवाओं की आवाज़ की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, जनपद ललितपुर में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत से आवाज़ उठाने का काम किया है। देखने में आया है अधिकांश जब से आप जिलाध्यक्ष बने, युवाओं को जोड़ने का लगातार प्रक्रिया जारी है। युवा वास्तविकता में आपके साथ जुड़ा है। संगठन में एक ऊपर लेवल में जो बड़े नेता हैं वो साइड में है, लेकिन युवा साथ में खड़ा नजर आ रहा है। पूरे भारत में 57% वोटर है युवा। आज के युग में जो परिवर्तन की लहर है, जिस तरीके से पूरे भारत में परिवर्तन करेगा वो युवा ही परिवर्तन करेगा। और आज जनपद ललितपुर में जो बुंदेलखंड में आता है उसमें भी बुंदेलखंड का जो युवा जिस तरीके से आज बेरोजगार है, उनके हाथ में काम नहीं है, शिक्षा के रूप में कोई उनके हाथ में नौकरी नहीं है, उस तरीके से दर की ठोकर अगर बुंदेलखंड में खा रहा है तो वो युवा खा रहा है। इसलिए युवा जनपद ललितपुर से बदलाव की ओर है और पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव करेगी, हमें ये विश्वास है पूर्णतः। हमारे हिसाब से एक चीज और सामने आ सकती है जो हमारे मन में चल रही है कि युवाओं को आप इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो गुटबाजी से दूर रहते हैं, एक डिसिप्लिन में रहने का प्रयास करते हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है उसके हिसाब से काम करते हैं, ज्यादा आपसी खींचातानी में नहीं पड़ते। नहीं, युवा वास्तव में लोगों की आगे चलकर मदद करने का काम करता है। जहां आपने देखा होगा कोई भी अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने का काम हुआ, चाहे आपने ललितपुर में अभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था तो उसमें युवा ही आगे आए थे। ललितपुर की युवाओं ने आवाज उठाई, जब जाके उनकी मेहनत सफल हुई, जब जाके सरकार ने वो पेपर पे रोक कैंसिल किया, तो ये युवा ही की। अच्छा, संगठन में किस प्रकार की आपने जातिगत समावेश किया है, सभी वर्गों को? हमारे संगठन में जातिगत पूरी कम से कम 28 से लेके 29 जातियां समायोजन किया है हमने अपने संगठन में। चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष भाई तुलसीराम अहिरवार जी हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी हो, चाहे हमारे युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अरशद भाई मंसूरी जी हो, चाहे हमारे जिले के उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला राजा जी हो, चाहे हमारे जिले के उपाध्यक्ष हरिबाबू शर्मा जी हो। तो इस प्रकार से पूरा कॉम्बिनेशन करके हम लोग पूरी जो पीडीए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है उसके आधार पर पूरे पीडीए के लोगों को इकट्ठे करके, अगले को भी इकट्ठा करके हम ये सामाजिक लड़ाई की लड़ने का जो काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और संविधान बचाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग क्योंकि अब आप समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की क्या भूमिका है, कैसे समावेश हो रहा है? हम लोगों का जब से गठबंधन है, जब से लगातार हम लोगों की कोऑर्डिनेट में लगातार हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल भी रहे हैं। उनके साथ मिलने पर हम लोगों को रुझान भी अच्छा आ रहा है। इस बार हम लोग अच्छी ताकत से विजय प्राप्त करेंगे और हमारे आने वाले सांसद प्रदीप जैन आदित्य होंगे। अब उसी पर आते प्रदीप जैन आदित्य तो अनुराग शर्मा को अगर आप इक्वल रखते हैं तो किसका पलड़ा भारी दिखता है और कौन किस कारण से वो पलड़ा भारी दिखेगा? देखो, एक तरफ पल्ला हम भारी और इस चीज की बात नहीं कर रहे, एक तरफ जिस तरीके से लोगों ने
प्रदीप जैन आदित्य केंद्रीय मंत्री जी का कार्यकाल देखा है, एक तरफ जो वर्तमान में सांसद है उनका भी कार्यकाल देखा है, लेकिन जिस तरीके से प्रदीप जैन का स्वभाव है सरलता, आदमी सरलता से मिल लेता है, उनसे अपनी बात कह लेता है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अमीर हो, कोई भी उनसे मिल लेता है। जी उनकी सबसे आने वाले समय में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी ताकत को देखते हुए वो व्यक्तिगत वो कई पूरे संसदीय क्षेत्र में व्यक्तिगत कई लोगों को वो जानते भी, सब समाज में उनकी स्वीकारता है। अच्छा, यहीं पर लेके आते झांसी से ललितपुर की राजनीति हुई, क्योंकि झांसी हो तो ललितपुर की राजनीति बहुत डिफरेंट है। यहाँ का राजनीतिक माहौल अलग है, झांसी का राजनीतिक माहौल अलग है। एक प्रभाव की राजनीति झांसी के अंदर है, मठाधीशों की राजनीति झांसी के अंदर है। चंद्रपाल यादव की क्या भूमिका होने वाली है? चुनाव प्रचार में आएंगे, कैंपेन में आएंगे, कि फिर ये सोचेंगे कि प्रदीप जैन को निपटाओ, अगली बार फिर देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह नेताजी हैं, बुंदेलखंड में सभी लोगों की मदद करते हैं और वो वास्तव में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत से जो गठबंधन मिल गया है उनके प्रत्याशी को जिताएंगे। और यह नेताजी ने हमेशा पार्टी के प्रति वफादारी से काम किया है और करेंगे। अच्छा, श्याम सुंदर ने पार्टी छोड़ दी है, एक तो बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी चीज, वो पिछले प्रत्याशी भी थे, तो जो पुराने प्रत्याशी थे वही चुनावी मैदान से एक प्रकार से हट गए, या कि प्रचार से हट गए, पार्टी से हट गए। एक आपको बताने कोई बड़ा झटका नहीं है, ना कोई झटका लगा है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से मजबूत है। हमेशा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप नेता तो जा सकते हैं, लेकिन आप बताओ कार्यकर्ता अगर कहीं गया हो, जिस ताकत जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है वो कार्यकर्ता है, युवा लोग हैं। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, हर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से हम लोगों को कम से कम 80,000 से 90,000 वोट मिलने का काम होता है। श्याम सुंदर लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। श्याम सुंदर बोल रहे कि जो समाजवादी पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव की थी वो अलग थी। आज अखिलेश यादव परिवारवाद की राजनीति पर उतर है, जातिवाद की राजनीति पर उतर है। जातिवाद की कहाँ उतरे? श्याम सुंदर बोल रहे हैं। वो जो चाहे बोलते रहे, कि आपको मालूम है जहाँ जाना पड़ता है उसकी वहाँ की बयानी पड़ती है, तो इसलिए जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है और बुंदेलखंड में पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी इस बार आएगी। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी समाप्त जो होती चली जा रही, लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण चंद्रपाल यादव, जहां हम नहीं कह रहे, जहां भी श्याम सुंदर ही कह रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं सबसे, आपको मालूम है एमएलसी चुनाव जीते हम। एमएलसी मान सिंह यादव जी को बुंदेलखंड से ही तो जिताया गया है। समाजवादी पार्टी जिस पर कई वर्षों से भाजपा का कब्जा था, उस कब्जे को हटाने के लिए समाजवादी युवा साथियों ने तो किया है। इस बार भी जिस ताकत से यहाँ पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो युवा ही शक्ति है। हमने बोला है कि जो युवा बुंदेलखंड का है वो समाजवादी पार्टी के। नेपाल जी, यहीं पर एक और बात छेड़ते हैं, चूंकि देखा है कि जो निचले चुनाव है, चाहे प्रधानी का चुनाव ले लो, चाहे जिला पंचायत का लो, चाहे नगर पालिका का चुनाव लो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी या निर्दलीय लोग हावी नजर आते हैं, वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट अधिकांश हारते हैं। कारण क्या है? नहीं, कारण कुछ नहीं है। देखो, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते, बिल्कुल आपको मालूम होगा, जनपद ललितपुर में। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विचार धारणा वाले लोग जनपद ललितपुर में प्रधान भी हैं। बिल्कुल, प्रधान भी जीते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जो बोलते हैं समाज पार्टी है, समाज पार्टी नहीं है। युवाओं के नेतृत्व में अब समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से जो लोग कई वर्षों से एक ही सीट पे बैठ के काम करना नहीं चाहते थे, आज युवाओं के हाथों में समाजवादी पार्टी है, उस तरीके से लगातार बढ़ने का काम कर रही है। जो समाज पार्टी को नारा भी आपके आरपी निरंजन जी ने था, एमएलसी नहीं, उनने लाभ लिया, समाजवादी पार्टी से लाभ लिया। बताओ, उनकी राजनीति स्टार्ट उनने की तो कहाँ से की? समाजवादी पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है जहां नेता बनाने का काम करती है। आप बताओ, जो नेता कह रहे हैं समाप्त वाले, तो वो किस फैक्ट्री से आए? उनसे पूछना आप कभी भी
कि आप किस फैक्ट्री अब से हमारे नेता नाम बने। को इंटरव्यू करने आरपी निरंजन को भी करवे नहीं, जहाँ से उनसे पहुंच रहे हैं। पूछना कि आप किस फैक्ट्री से नेता बन के आए हैं, तो वो बताएंगे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फैक्ट्री वो है कि जो युवाओं को नेता बनाती है, पूरे जिनको नेता बनाते वो बड़े नेता बनकर तो अपना स्वयं का लाभ लेने दूसरी जगह चले जाते अच्छा, आप हैं। इसी बात पे आते हैं, चूंकि बार बार बीजेपी कह रही बहुत विकास करा दिया, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, एयरपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग पार्क, सब कुछ हो गया, जब आपका करवे की बसी नहीं है। नहीं, कहाँ, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। पूरे बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में आप देखो, जिस तरीके से जनपद ललितपुर में विकास होना था उस तरीके से विकास नहीं हुआ। विकास हर जगह समाजवादी लोगों ने किया है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जब जब यहाँ पे कोई विधायक नहीं होने के कारण, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे सबसे ज्यादा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे ज्यादा विकास की गंगा बहाने का काम किया। चाहे अपना ललितपुर से राजघाट का चौड़ीकरण सड़क हो, चाहे ललितपुर से मेहरौनी बाईपास मड़ावरा तक की चौड़ीकरण हो, चाहे ललितपुर से जखौरा से तालबेट की चौड़ीकरण हो, चाहे ललितपुर में देवगढ़ रोड वाला चौड़ीकरण हो, चाहे ललितपुर में देवगढ़ पे वो बोट क्लब बनाने का काम हो, चाहे ललितपुर में ITI बनाने के काम हो, चाहे ललितपुर से बालाघाट जहाँ पाली पड़ता है वहां पे ITI बनाने का काम किया हो। जिस ललितपुर में 2 तहसील देने का काम किया तो वो समाजवादी लोगों ने किया। आज तक आप देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी भी लोगों की मदद करने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। पिछले दिनों में जो आर्थिक तंगी के कारण एक मियाँ बीवी की झगड़े में बच्चे के इलाज में एक आत्महत्या कर लेती है उनकी माँ और एक को अटैक आके, उसकी मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जब उनका दुख दर्द हमारे जो किसान के बेटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जब उन्होंने समझा उस दर्द को जब समझा, हम लोगों ने बताया, तो उस परिवार को 1 लाख रुपया की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी ही सरकार। अब इसी पे लेके आते हैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, अभी कुछ दिन पहले वो हमारे घर पे आए थे। घर में उनके बच्चे भतीजे की तबीयत ज्यादा खराब है और उसको लेके वो लगातार नेताओं के बीच में गए कि हमें आर्थिक मदद मिल जाए। सत्ताधारी सांसद के पास भी गए, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पास भी गए और अखिलेश यादव के पास भी वो पहुंचे। अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने बताया कि हमें 1.5 लाख रुपए मिला है। सत्ताधारी पार्टी के सांसद के पास गए तो केवल आश्वासन कागज मिले, जो उनका कहना हमारी तरफ से। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के एक नेता JK सिंह ने उनकी मदद कराई और दिल्ली में जब इलाज चल रहा था वहां पर डॉक्टरों ने उनकी मदद की और एक कम खर्च में उनका इलाज हुआ है। तो अखिलेश यादव ने वहां उनके लिए भी एक मदद की और वो जाति से ब्राह्मण भी है। तो जो आरोप लगते हैं कि ब्राह्मण के विरोधी हैं अखिलेश यादव ये है, तो वो कहीं ना कहीं एक मदद के तौर पर, जो हम भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे रिलेटिव हैं जिन्हों को मदद मिली है, तो एक बात सामने आई कि जो आप बोल रहे हैं कि मदद करते हैं, वो तो स्वाभाविक वास्तविकता है कि जो चला जाए उसके लिए मदद मिलती है। बस पहुंचने तक की देरी है कि उससे मुलाकात हो जाए या जो बीच का व्यक्ति है जो उन्हें लेके जा रहा वो मिलवा दे, उसके बाद काम हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने भी देखा है। नहीं, मदद की भावना हमेशा समाजवादी लोग करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कोई भी उनके दरबार पे पहुंचा है वो खाली तौर पे लौटा नहीं है, उसकी मदद हुई है, चाहे आर्थिक हो और चाहे उसकी कहीं भी इलाज करने की व्यवस्था हो। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में जब किसी ने बिल्कुल आप लोगों ने उस महिला की मदद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। एक और आपको बता दें, एक और घटना छोटी सी बताना चाहते हैं हम, बहुत छोटी सी घटना है। बछलापुर का एक व्यक्ति था रामराज करके कुशवाहा, जो माननीय योगी जी के वहाँ गया था आत्महत्या करने, तो उसकी मदद तो नहीं की, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी कर्जा माफ करने की काम किया, जिसको 1,10,000 का उसका किसान कार्ड था और 1 लाख रुपए 10,000 उसको मदद करने के लिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना। आज उसी पैसों से वो प्रधान बन गया। आज उसके परिवार को बचाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद का व्यक्तिगत मदद करने का। अब यहीं पर आते हैं, चूंकि आपने राजनीतिक तौर पे नेता जैसा होना चाहिए वो चीजें आप बता रहे हैं। हमारे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, बड़े कामकाज हुए हैं, बड़े सरल स्वभाव हैं। मंत्री जी को भाषण सुनने के तो लोग ठाड़े हो जाते हैं, हंसते रहते हैं। विधायक रामरतन कुशवाहा लगातार लोगों के बीच में हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ललितपुर को वास्तव में इन लोगों ने
व्यापार नीति बना दी है और राजनीति तो कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से ललितपुर को व्यापार बना के लूटा जा रहा है वो आप लोगों के सामने है। आज जिस तरीके से सरकारी अस्पताल की हालत है, आज वहाँ एक भी डॉक्टर सर्जन नहीं है। आज अस्पतालों में स्वीपर के द्वारा इलाज किया जाता है, तो ये विडम्बना है। और सबसे ज़्यादा अपनी ये अस्पताल रेफर अस्पताल है, यहाँ से हर एक मरीज को रेफर किया जाता है। क्या कारण है कि जब यहाँ का सांसद भी बीजेपी का, यहाँ का मंत्री भी बीजेपी का, डबल इंजन विधायक भी, और डबल इंजन की और एक बात बता दें, डबल इंजन जब लगता है जब एक इंजन खराब होता है। आप जो डबल इंजन होता है, अपने यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है कि दूसरे इंजन में टूचिंग लगी तो वो टूचिंग लगी ललितपुर में, तो इसलिए वो सिर्फ स्टार्ट नहीं है, एक दूसरे इंजन के सहारे वो खिंच रहा है बस, इसलिए ललितपुर का विकास नहीं हो पाया। आज जो ललितपुर की बात होती है एयरपोर्ट की, उसकी नींव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रखी थी। आपने देखा होगा उस समय मैं उसके एक एक कागज मेरे पास है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने MES को जमीन देने का काम आगरा में किया था ललितपुर के एयरपोर्ट के लिए। तो उस समय प्रमुख सचिव से लेकर सब आए थे एयरपोर्ट बनाने के लिए। ये सब पूरे काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुए हैं। समाजवादी पार्टी के टर्म पर अब वो धीमे धीमे क्रियान्वयन हो रहा है और वो आज विकास दिख रहा है ललितपुर में। और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे नेता की हम लोग राजनीति कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, जो हमेशा हर तरीके से हर लोगों की, हर वर्ग की मदद करने की बात कहते हैं। ये संस्कार मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के माननीय नेताजी की तो है ही। नेताजी के लोग बड़े सम्मान से नेताजी। आप ये देखो कि किसी भी नेता के पूरे पक्ष जो होते हैं वो किसी के बच्चे में है, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हैं, जो जिस तरीके से सवाल पूछना है। समाजवादी पार्टी समाप्त काय हो जा रही है, बुंदेलखंड में गुटबाजी के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता छोड़ जा रहे हैं, नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। चंद्रपाल यादव की जिम्मेदारी तक नहीं ले पाऊ। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सब अपने आप से देश स्वतंत्र है और समाजवादी विचारधारा बहुत बड़ी है। इस विचारधारा को कोई ना समाप्त कर पाएगा। और इस बुंदेलखंड में अब व्यक्तिवाद जो चला है, जैसे कई लोग छोड़ के गए हैं, वो अपने व्यक्तिवाद की वजह से गए हैं। हमारे पूछो। हाँ, अब लेकिन समाजवाद बुंदेलखंड में स्थापित होने की जो युवाओं ने, जो समाजवादी लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करे, सब साइड में, सब व्यक्तिवाद वाले थे। अब समाजवाद स्थापित हुआ है जनपद ललितपुर से लेके पूरे बुंदेलखंड में। अब समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी और हमें निश्चित तौर पे मैं यहाँ के बुंदेलखंड के युवाओं से आशा करता हूँ कि इस बार पूरी तरीके से बदलने का काम बुंदेलखंड से युवा ही करेगा। बुंदेलखंड की वीर भूमि ही परिवर्तन लेके आएगा। हाँ, परिवर्तन। अच्छा, आखिरी सवाल, कितने वोटन से जीत रहा है, कैसे फाइट हो नहीं, ये तो देखो अभी नहीं बता सकते। ये तो सब बीजेपी वाले हैं जो वो फर्जी 400 पार ये सब। लेकिन हम लोग अगर सबसे ज्यादा यूपी में अगर स्टार्ट करें तो बुंदेलखंड से ही बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह जी थे, बड़े शांत तरीके से अपनी बात रखी है। तमाम सवाल अपन ने जैसे बने से पूछे हैं, लेकिन ये अपनी तरीके से हैं, अपनी जो मुखरता उनके अंदर है, जो वाक चतुरता है, मिठास है, वो अपनी बातें अपने सामने लेके आए हैं। ऐसी किसी ने सत पर चर्चा करेंगे। चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जो है मालूम है। नमस्कार।